क्रम कधी सोडू नका. आपल्या वचनांना सोडू नका. जे विसरले आता मी मंचावर नांदणं नांदणं हे गीत म्हणण्यासाठी आमंत्रित करते तन्वी मयुरी. मैत्री व प्रज्ञा हे सारं आयुष्य जाता चरणात. माझं नमन आहे बाबांच्या चरणात. पूजेच्या योग्य आहे बाबा आमच्या नजरेत. चला मिळून वाहूया फुलं बाबांच्या नजरेत, फुलं बाबांच्या नजरेत. आता मी मंचावर कुणाल पाटीलला आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. कुणाल पाटील. शुभ सकाळ, शुभ सकाळ. सर्वांना मी कुणाल पाटील आजच्या या शुभ अवसरानिमित्त दोन शब्द बोलू इच्छितो. सुभेदार रामजी आंबेडकर आणि माता भीमाबाई यांचे पुत्र म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी झाला. भीमराव जेव्हा शाळेत जाऊ लागले तेव्हा ते शाळेतले विद्यार्थी दूर दूर बसायचे, कारण अस्पृश्यांना शूद्र समजले यायचे. पण भीमरावांनी हे निमूटपणे सहन केले. एके दिवशी रामजींना विचारले की आपल्या घरी रामायण ग्रंथ आहे, महाभारत आहे, तर तुम्ही असे विचार का म्हणता? रामजींना प्रश्न पडला कसे समजावे कोणाला. पण भीमराव आता हुशार झाला होता. त्याला कळत होतं की आपल्याला शूद्र मानलं जात आहे, आपला अपमान होतोय. पण त्याने आपले शिक्षण चालूच ठेवले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वडील सैन्यामध्ये सुभेदार होते. त्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खूप प्रयत्न केले व आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महार समाजातील मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होणारे पहिले व्यक्ती होते. त्यांनी प्रदेशात जाऊन शिक्षण घेतले आणि आपल्या भारताचे संविधान दिले व या थोर व्यक्तीची मृत्यू 6 डिसेंबर 1956 रोजी झाली. आणि मी अशा थोर व्यक्तीला नमन करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद. कुणाल पाटील. ना सुरी ठेवतो ना पिस्तूल ठेवतो. जय भीमाचा मुलगा आहे, मनात जिगर ठेवतो. मी मंचावर हर्षदा मराठेला आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. हर्षदा मराठे. Respected principal sir, vice principal sir, teachers and all my dear friends, good morning to all. I am Harshada Marathe. Today I speak here about Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14th April 1891, at Mahu in Madhya Pradesh. He was
14th child of his parents. His mother's name was Bhimabai and his name also Bhimra. It was one of the best combination of his life. His education life is very poor condition and sadly. His father's name is Ramji Sakpal. He was a major in military. In 1980, the Baba Saheb Ambedkar married with Ramabai, the daughter of the Anantara. Ramabai helped Baba Saheb for his future education and he became lawyer after LLB. He is also known as the father of Constitution. He is the first law minister of India and he took last breath in 6 December 1956 at Delhi. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind. मराठे विमाने आपल्याला शक्तिमान बनवलं, जे हटवून येणार नाही अशी शक्ती बनवलं, नव्या युगातील ओळख आम्हाला बनवलं आणि एका हवेच्या झुळकेला वादळ बनवलं. मी आता मंचावर सोनाक्षी आणि ग्रुपला डान्स साठी आमंत्रित करते. सोनाक्षी आणि ग्रुप. देशासाठी ज्यांनी विलासाला नकार दिला, वंचिताला ज्यांनी स्वाभिमान दिला, ज्यांनी आम्हाला कोणत्याही वादळाशी टक्कर द्यायला शिकवलं, तो देशाचा अमोल हिरा म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आता मी मंचावर स्वाती पावराला आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. स्वाती पावरा. आले किती गेले किती उडून गेले घराला, आले किती गेले किती उडून गेले घराला, संपला नाही आणि संपणारही नाही माझ्या विमानाच्या दराला, माझ्या विमानाच्या दराला. सर्वांनी व्यासपीठावर मान्यवर म्हणजे गुरुजन वर्ग व येथे उपस्थित माझे मित्रमैत्रिणी सर्वांना माझा नमस्कार. आज मी आपल्यासमोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची यशोगाथा सांगण्यास उभे आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार तसेच स्वतंत्र भारताचे कायदा मंत्री होते. त्यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 मध्ये मध्य प्रदेशातील महू या गावी झाला.
त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी सपकाळ व आईचे नाव भीमाबाई असे होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लहानपणापासून अत्यंत हुशार व महत्वाकांक्षी विचारांचे होते. शालेय शिक्षण घेत असताना त्यांना अस्पृश्य म्हणून खूप त्रास सहन करावा लागला, पण ते मुळीच खचले नाही. त्यांनी अस्पृश्य दलित समाजाचा उद्धार करण्याचे ठरवले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले उच्च शिक्षण बडोदा सरकारची शिष्यवृत्ती घेऊन पूर्ण केले. त्यानंतर ते आपल्या मायदेशी परतले. त्यांनी शिक्षण हे समाज प्रबोधनाचे उत्तम माध्यम आहे हे जाणले. त्यांनी आपल्या बांधवांना शिका, संघटित व्हावं, संघर्ष करा असा संदेश दिला. त्यांनी दीनदलित समाजाच्या न्याय व हक्कासाठी अनेक आंदोलने व सत्याग्रह केले. त्यांनी सामाजिक भेदभाव करणाऱ्या मनुस्मृती ग्रंथाचा जाहीररित्या दहन केला. नाशिकमधील काळामध्ये दीनदलितांसाठी खुले केले. महाडच्या 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट वाचक व लेखक होते. त्यांनी मुक्नायक, बहिष्कृत भारत व समता यांसारखी वृत्तपत्र सुरू करून समाज प्रबोधन केले. त्यांचे अनेक भाषांवर प्रभुत्व होते. त्यांचे कार्य कोणालाही शब्दात व्यक्त करता येणार नाही इतके प्रचंड होते. अशा या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा धनी ज्ञान तपस्वी युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे 6 डिसेंबर 1956 रोजी काळाच्या पडद्याआड गेले. अशा हा महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझा कोटी कोटी प्रणाम. जय हिंद, जय भारत, जय भीम. धन्यवाद स्वाती भावरा, खूप छान. आता मी मंचावर समृद्धी वाघला एक कविता म्हणण्यासाठी आमंत्रित करते. समृद्धी वाघ. सकाळ सर्वांना, मी समृद्धी वाघ आजच्या आंबेडकर जयंती निमित्त आपल्या सर्वांसमोर कविता प्रस्तुत करू इच्छिते. कवितेचे बोल आहे: तुमच्यामुळे बाबा मी श्वास घेत आहे, हा घोट घेत आहे, हा घास घेत आहे, हा घोट घेत आहे, हा घास घेत आहे. तुमच्यामुळे बाबा मी श्वास घेत आहे. घेऊन काय घेऊ, घेण्यास काय आहे, घेऊन काय घेऊ, घेण्यास काय आहे. तुमचे विचार बाबा देण्यास घेत आहे, तुमचे विचार बाबा देण्यास घेत आहे. हा घोट घेत आहे, हा घास घेत आहे. सारेच दुःख माझे होतील बुद्ध आता, सारेच दुःख माझे होतील बुद्ध आता. तुमच्यामुळे सिद्धार्थ वेदनेचा संन्यास घेत आहे, सिद्धार्थ वेदनेचा संन्यास घेत आहे. तुमच्यामुळे बाबा मी श्वास घेत आहे. माझी विश्वासघात झाला, विश्वास होत नाही, विश्वासघात झाला, विश्वास होत नाही. माझे कित्येक परीक्षा विश्वास घेत आहेत, माझे कित्येक परीक्षा विश्वास घेत आहेत. तुमच्यामुळे बाबा मी श्वास घेत आहे. आलेच पीक नाही बाबा समानतेचे, आलेच पीक नाही बाबा समानतेचे. त्रासून लोकशाही गळफास घेत आहे, त्रासून लोकशाही गळफास घेत आहे. तुमच्यामुळे बाबा मी श्वास घेत आहे. हा घोट घेत आहे, हा घास घेत आहे. तुमच्यामुळे बाबा मी श्वास घेत आहे. गझलकार आबाद शेख, यवतमाळ. बुद्धि मिले बुद्ध से, कबीर से मिला ज्ञान, ज्योतिबा से मिली ज्योति, बाबा साहेब से मिला संविधान. जय ज्योति, जय भीमराव. आता मी मंचावर खुशी शेट्टेला आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. खुशी शेट्टे. गुलाम बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोके की है दुनिया. Good morning, respected principal sir, vice principal sir, teachers and all my dear friends. I am Khushi Shetty. Today I am present here to deliver a speech on Ambedkar. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14th April 1891 into a very poor family. He was the 14th son of his father and mother. His birthplace was a village Mahu in Madhya Pradesh. He was born in Mahal caste, which was known as untouchable. He was the great social reformer, economist, philosopher and politician. He was the leader of Dalits or the backward class people of India. He was the first Prime Minister of independent India. He was the father of Indian Constitution because he was the chairman of drafting committee of the Constitution of India.
He was the one who made the significant rule and framework of the Constitution. He was awarded by the prestigious Bharat Ratna Award in 1990. He died on 6 December 1956 at his home in Delhi. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्या आयुष याला मंचावर मनोगत प्रस्तुत करण्यास आमंत्रित करते. आयुष. Sir, teachers and all my dear friends, my name is Ayush Sade and I am studying class 7. Friends, we are gathered here to celebrate the birth anniversary of Dr. Bhabasaheb Ambedkar. So I would like to tell you some information about this great person. So I kindly request you please listen me carefully. Dr. Bhabasaheb Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahou, Madhya Pradesh state. His father name was Bilaramji and mother name was Mata Bhimai. Dr. Bhabasaheb Ambedkar married in 96 with Mata Ramai. Dr. Bhabasaheb Ambedkar's childhood life was full of struggle. He completed his matric exam from Eastern High School. He graduated in economics and political science from Bombay University. Dr. Bhabasaheb Ambedkar was the first law minister of our independent India. He launched a newspaper called Movement. In 1956, Dr. Bhabasaheb Ambedkar and his 5 lakh followers converted to Buddhism. Buddhism is totally depend on birth, equality and freedom. Dr. Bhabasaheb Ambedkar, the scholar, social reformer, is a leader of purpose, the symbol of knowledge, the father of our Indian Constitution, Bharat Ratna. Dr. Bhabasaheb Ambedkar left us on 6 December 1956 at Delhi. Thank you, Jimmy. आता मी स्टेजवर इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थी लोकेशला मनोगत व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. लोकेश. नमस्कार मित्रांनो, मी लोकेश नेको. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आदरणीय व्यासपीठावरील गुरुजन वर्ग आणि माझ्या बंधू-भगिनींनो, आज क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती सांगणार आहे. ती आपण शांत ठिकाणी ऐकावी ही माझी नम्र विनंती. अज्ञानाच्या अंधकारात खिळपत पडलेल्या 18-20 दरिद्र उदासी असणाऱ्या अशा हरिजन गिरिजन अडलेल्या नटलेल्या आणि वर्णव्यवस्थेने चौकीत पिडलेल्या दीन दलितांचा ज्या महापुरुषांनी उद्धार केला असे क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुले. त्यांची जयंती निमित्त त्यांच्या पवित्र स्मृतीत त्यांच्या प्रतिमेस प्रथम अभिवादन करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समाधी स्थळ शोधून महाराजांना आणि त्यांच्या महान कार्याला पुन्हा लोकमानसात आणणारे शिवाजी नाव जनक महात्मा ज्योतिबा फुले. स्वतःच्या घरादाराचा विचार न करता संपूर्ण आयुष्य शेतकरी, कष्टकरी आणि बहुजन समाजासाठी व्यतीत करणारे वंचितांचे उद्धार करते. स्त्री शिकली तर समाज सुस्थ झालेला वेग येईल या विश्वासावर तत्कालीन कर्मठ विचारांवर मात करत स्वतःच्या पत्नीला प्रथम शिकून स्त्री शिक्षणाचे मुहूर्त ठेवले. असे स्त्री शिक्षणाचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा जन्म 11 एप्रिल 1827 रोजी सातारा जिल्ह्यातील कटबोन या गावी. गोरे हे त्यांचे मूळ आडनाव असून त्यांचे वडील फुलांचा व्यवसाय करत म्हणून त्यांना फुले या नावाने ओळखू लागले. महात्मा गांधींनी त्यांना खरा महात्मा म्हणून उल्लेख केला. असे महात्मा सामाजिक क्रांतिकारक स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी त्यांना उल्लेख केला. असे महात्मा घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी आपले गुरु मानले. असे महात्मा सामान्य शेतकरी कुटुंबातील ज्योतिबा आपल्या कार्याने मान बनले. आपल्या कार्यामुळे मान बनलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या सामान्य विचारांना असामान्य जीवन कार्यास कोटी कोटी प्रमाण करतो. एवढे बोलून मी माझी भाषा संपवतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद लोकेश. ना आयुष्याचे सुख ना मृत्यूचे दुःख, जोपर्यंत आहे तोपर्यंत म्हणणार जय भीम. मी मंचावर आदित्य बागलेला आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. आदित्य बागले. आदरणीय प्राचार्य, उपप्राचार्य, सर्व शिक्षक वर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्र मैत्रिणींनो, सर्वांना नमस्कार. मी आदित्य शोभागले, इयत्ता 7वीचा विद्यार्थी. मित्रांनो, आज 14 एप्रिल म्हणजे डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यासाठी आपण इथे सर्व उपस्थित झालो. मित्रांनो, डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी मध्य प्रदेश येथील मुंबईमध्ये झाला. डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांच्या आईचे नाव भीमाबाई होते आणि त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी आंबेडकर होते. डॉक्टर B.R. आंबेडकर हे मराठा समाजाचे होते. हा समाज त्या काळी अस्पृश्य मानला जायचा. या समाजातील लोकांना गावात येऊ न द्यायचे, सामाजिक विहिरीतील पाणी पिऊ न द्यायचे, शाळेत शिकू न द्यायचे. B.R. आंबेडकर वर्गाच्या बाहेर बसून शिक्षण करायचे. डॉक्टर B.R. आंबेडकर
त्यांनी आपल्या देशाचे संविधान लिहिले. आपल्या संविधानामध्ये जगातील सर्वात मोठे हस्तलिखित स्वरूपातील संविधान आहे. अशा संविधानाचे निर्माते म्हणजे डॉक्टर बी आर आंबेडकर. मित्रांनो, डॉक्टर बी आर आंबेडकरांनी उठा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मोलाचा मंत्र अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी दिला होता. अशा या थोर पुरुषांना मी शतशः नमन करून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद आदित्य बागले. आता मी स्टेजवर अतुल सरांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी बोलवत आहे. अतुल सर. Principal sir, respected vice principal sir, respected teachers and my dear students, good morning. तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और ऑलरेडी बच्चों ने बहुत सारी जानकारी उनके बारे में दे दी है. जो मैंने तैयारी की थी मेरे से पहले ही लोगों ने बता दिया है, तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं अभी बताने के लिए, लेकिन जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत होंगी और शायद आप नहीं जानते होंगे. ठीक है. अभी ठीक आ रही है मोनू सर आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, ओके. तो सबसे पहले मैं कोट अम्बेडकर साहब को ही कोट करूंगा. इफ यू बिलीव इन लिविंग अ रेस्पेक्टेबल लाइफ यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प विच इज द बेस्ट हेल्प. अनकोट. बाबा साहब ने बोला है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत ही आदर के साथ बिताना चाहते हैं, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको खुद की मदद खुद से करनी पड़ेगी. ठीक है. ऐसा है बच्चों, जैसे आप अभी लाइफ में हो, कभी कभी आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं और आप सोचते हो क्विट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं. तो जब बाबा साहब बहुत छोटे थे, 6 साल की उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो बाबा साहब जो है वो अपने पिताजी से दूर रहते थे और उनकी बुआ उनका ख्याल रखती थी सातारा में. तो जब छोटे ही थे, 8 या 10 साल के रहे होंगे वो, तो एक बार उनके साथ स्कूल में बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया. तो उससे दुखी हो गए और फिर उनके पिताजी, क्योंकि उनकी माता का देहांत हो गया था, तो उनके पिताजी दूसरा विवाह करने का उन्होंने विचार किया. तो इस विचार से डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ही मतलब धक्का लगा और वो सोचे कि मुझे रहना नहीं है, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ. तो घर छोड़ के जाने के लिए उनको रेलवे की टिकट चाहिए थी, लेकिन रेलवे की टिकट के लिए पैसे चाहिए होते हैं. तो उन्होंने सोचा कि जो उनकी बुआ है रात में सोएंगी और वो बुआ के पर्स में से पैसे निकाल के भाग जाएंगे बॉम्बे. ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनको उठा के मैं सातारा से मुंबई भाग जाऊंगा, मुंबई में मिल में काम करूंगा. तो 3 रात उन्होंने कोशिश की बुआ के पर्स में से पैसे निकाल के भागने की, लेकिन जैसा कि विधि को जो लिखा था वही होना था. 3 रात तक वो निकाल नहीं पाए पैसा. तो 4थी रात को फिर वो सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, कि क्या मैं भाग सकता हूँ, लाइफ को फेस करना है चैलेंज को, या मुझे भाग जाना चाहिए. तो उन्होंने खुद से ही खुद को कहा कि भाई मैं भागूंगा नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा, हार्डवर्क करूंगा और अपने आप को इस योग्य बनाऊंगा, इतना काबिल बनाऊंगा कि मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लोग मेरे सामने झुकेंगे. ठीक है. तो आपकी लाइफ में भी ऐसे कई बार मौके आते होंगे जब आप सोचते हो कि क्विट कर देना है, लेकिन बाबा साहब की लाइफ की जीवनी से उन्होंने खुद इस बात को लिखा हुआ है. इस जीवनी के इस बात से आपको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि लाइफ में क्विट नहीं करना है, हार्डवर्क करना है, पढ़ाई करनी है और अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि दुनिया में आपका नाम का डंका बजे. ठीक है. चलिए, तो मैं 2-3 चीजें उनके बारे में बताना और चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब विपुल प्रतिभा के छात्र थे. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां PhD थे. ठीक है. और ना सिर्फ अर्थशास्त्र, इसके अलावा विधि मतलब लॉ और राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी उन्होंने रिसर्च काम किया था. इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था और लिखने में भी उनकी बहुत रुचि थी. उन्होंने अपने खुद के घर में एक ग्रंथालय, एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें 50,000 किताबें थी. कितनी किताबें थी? 50,000 किताबें. आप तो 50 किताबें पढ़ने के लिए सोच के ही आपको जो है बुखार आना स्टार्ट हो जाता है. उनके घर में लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? 50,000. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा भी था और उनको 11 भाषाओं का ज्ञान था. कितनी भाषाओं का ज्ञान था बच्चों? जिसमें देशी भाषाएं भी थे, मराठी, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला, और विदेशी भाषाएं भी थी जिसमें जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारी भाषाओं का भी उन्हें बहुत ज्ञान था. तो मैं ज़्यादा नहीं बताता, आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि उनका जीवन में 3 गुरु और 3 उपास्य से ही वो सफलता को प्राप्त किए.
कृपया ध्यान से सुनेंगे। उनके 3 गुरु थे जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली और 3 चीजों को उन्होंने जीवन में मूल मंत्र लेकर चले, जिसकी वजह से वो इतने सफल लगे। तो उनके जो 3 गुरु थे, सबसे पहले उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना था, दूसरा उन्होंने संत कबीर को अपना गुरु माना था, और तीसरे थे उनके गुरु जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे। और उनके जो 3 उपास्य थे, जो 3 उन्होंने प्रैक्टिस की पूरी लाइफ में, जिसकी वजह से वो सफल हुए थे, वो था ज्ञान, स्वाभिमान और शील। ज्ञान मतलब तो आपको पता ही है, स्वाभिमान भी आपको पता ही है। शील का क्या मतलब होता है, कौन बता सकता है मुझे? किसी को पता है शील का मतलब क्या होता है? बताइए। हाँ, हर्षदा बताएंगे, खड़े हो जाओ, बताओ शील मतलब क्या? ठंडा, शीतल नहीं बोला मैंने, शील कहा। शील का एक अर्थ हो सकता है विनम्र। विद्यार्थी जीवन में आप में भी कई बच्चों को मैं विनम्र देखता हूँ, कई बच्चों को आप में देखता हूँ कि बहुत ज्यादा अहंकार है। तो अगर आप में शीलता होगी, आप में विनम्रता होगी, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। चलिए, तो मैं लास्ट में समअप करता हूँ, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड माय स्पीच इन इंग्लिश, सो लेट मी नाउ फिनिश अप इन इंग्लिश ओनली. I'll try to speak slowly so that you can understand. Okay. So the sparkling life story of Dr. Ambedkar shows that he was a man of study and action. Firstly, he acquired sound knowledge of economics, politics, law, philosophy, and sociology. In pursuing his studies, he had to face many social odds, but he did not spend all his life in reading and studying only. He refused the higher post with attractive salaries because he never forgot his brothers in the depressed class. He dedicated the rest of his life for equality, brotherhood, and humanity. He tried his best for the upliftment of the depressed classes. After having gone through his life history, it is necessary and proper to study and analyze his main contribution and their relevance. Today also, Indian economy and Indian society is facing many economic and social problems. Dr. Ambedkar's thought and actions may guide us for the solution of these problems. Thank you. Now I will request Principal Sir to please come on the dais. Thank you, sir. सर्वप्रथम आपल्या समोर ज्या प्रतिमा ठेवल्या आहेत, भारतरत्न डॉक्टर भीमराव रावजी आंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, इन तीनों प्रतिमाओं को सर्वप्रथम शत-शत नमन। ज्योतिबा फुले जी को क्रांतिसूर्य भी कहा जाता है, सावित्रीबाई को ज्ञान ज्योति भी कहा जाता है। वो नहीं होते तो शायद एजुकेशन, शिक्षण नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। ये दोनों महानुभाव पायनियर है शैक्षणिक क्षेत्र में। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव रावजी आंबेडकर जी को स्मरण कर रहे हैं। जरा याद कीजिए, जब अंबेडकर जी बालक थे, स्कूल में जाते थे, तब इनको स्कूल के बाहर रखा जाता था। पानी के घड़े को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। इनका टिफिन, दफ्तर किसी को टच नहीं होने दिया जाता था। वह इंसान, वह बाबा, वह अंबेडकर जी इतने महान बन गए, हर एक लाइब्रेरी में उनकी किताब आज उपलब्ध है। हर एक लाइब्रेरी, दुनिया के हर एक लाइब्रेरी में उनकी किताब उपलब्ध है। जिस व्यक्ति को शिक्षण, एजुकेशन नाम से ही दूर रखा जा रहा था, क्लास के बाहर रखा जा रहा था, वह आदमी इतना बलवती हो गया कि उनकी किताबें समस्त दुनिया की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। भारत में तो और क्या कहें, भारत में जो उनकी पुस्तक है वह सभी भारतीयों के सर आंखों में, जिसके बदौलत सारी दुनिया चलती है। तो यहाँ पे सीख लेने की ये है, बीइंग ए नोबेल, आपको कोई चीज से दूर नहीं भागना है, संघर्ष करना है। उनका संघर्ष देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं मुझे ये नहीं आता है, मुझे टीसी निकालती है, मुझे ये तकलीफ दे रहा है, मुझे टीसी निकाल
निकालनी है। You are facing the problems in day-to-day life, but don't run away from the problem. You face the problem. ओखली में सर दिया है आपने तो कूटो, ओखली में जो सर डाला है तो घाव झेलो, बुसली के घाव झेलो आप, जरूर आपको आपका गंतव्य प्राप्त होगा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं बाबा साहब के जीवन में। उन्होंने अपनों का तक विचार नहीं किया क्योंकि उनको बहुत बड़ा बनना था। ना उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रखा, ना अपनी बीवी का ध्यान रखा। उन्होंने कभी कंप्लेंट भी नहीं की कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते। अंबेडकर जी विदेश से जब लौटे थे तो उन्होंने कोई सॉन्गियर अपनी बीवी के लिए नहीं लाया। उन्होंने लाई तो 4 किताबें लाई। आज देखिए अपने लाइब्रेरी में 14-15 हजार किताबें होंगी, कितनी फुल लगती है, भरी भरी सी लगती है, बैठने के लिए जगह नहीं। 13-14 हजार किताबों में ही है। अंबेडकर जी के पास लगभग 50,000 किताबें जो पढ़ी हुई थी। देखिए क्या समय उनका चलता होगा, कौन सी घड़ी उनके पास होगी। उनका खाने का वर्णन देखिए, उन्होंने कभी वो चुरमुरा के लाडू, लाई के लाडू, चाय, टोस्ट, उनके खाने का वर्णन ये मिलता है। कभी उन्होंने राजभोग थाली नहीं खाई। मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल आर तो कंपेयरिंग टू और ऑथेंटिक दैट हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, लेकिन उसमें से आउटपुट क्या निकलता है। जो व्यक्ति लड्डू खा के, चूड़ा के लड्डू खा के, चाय पी के या थोड़ा बहुत कुछ टोस्ट मिलता है वो खा के पढ़ने के लिए इतना बड़ा बन सकता, मतलब उनके उसमें शरीर में इतनी पॉजिटिविटी थी कि वो लाई का एक दाना भी खाते तो उसको कन्वर्ट कर सकते थे एक अच्छे आश्रय में, एक अच्छी विद्या पाकर। आज हम लोग डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, मेनू बनाते हैं, लेकिन उसमें से अपने को क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं। मैंने बहुत बार ब्लैक वाइट शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छे मन से खाओगे तो राई का एक दाना भी आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप दिन भर उसमें समस्त कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी अपने में होनी चाहिए। पर बच्चों, आज की दुनिया में at every stage you are facing the competition. When you came out from the home, आपका ही दोस्त, जब आप घर से निकलते तो आपका ही दोस्त आपके आगे जाने की सोचता। तो ये कंपटीशन में बने रहने के लिए ये भगोड़ापन छोड़िए कि मुझे ये नहीं आता है मैं ये छोड़ देता हूँ, मुझे ये नहीं आता है मैं ये छोड़ देता हूँ, ऐसा मत करिए। जिस किसी को भी सुनना है बड़ी पॉजिटिविटी से सुनिए। आपको समस्त जगहों पे जो भगवान नाम होता है या देव है या जो कुछ भी आप मानते हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपके मन में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पेट भर खाना खाने से अच्छी पढ़ाई होती है, कभी ये बात करते नहीं। उन्होंने प्रूव करके बताया। एक गिलास पानी का भी सफिशिएंट है यदि आप में पॉजिटिविटी है तो। मैं अपने विद्यालय में देख पा रहा हूं कि बहुत से बच्चे पॉजिटिव हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी एक डायरेक्शनल होनी चाहिए, डायरेक्शनल होनी चाहिए। हमेशा आपका कंप्लेंटिंग न हो। Always try to become a part of the solution. Problem तो anybody can raise the problem. कोई भी प्रॉब्लम उठा सकता है, लेकिन आप किसी उत्तर का भी भाग बनने का प्रयास कीजिए, आपको सारी समझ आ जाएगी। पर बच्चों, भारत रत्न B.R. अम्बेडकर के ऊपर बोलना तो इतनी आसान बात नहीं है। Once I started to read the books, Regulation of Caste,
देखिए वो जमाना कौन सा था, when there is no software, no app is available, but that was the time. For a single page I opened the dictionary for 10 times. बहुत छोटा सा पुस्तक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 35 लाइन्स है एक पेज के ऊपर उनके, लेकिन 35 लाइन्स में 10 बार मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ी। क्या क्षमता होगी इसमें, क्या कभी दिमाग में ला सकते हैं क्या वर्ड है उसमें लिखी हुई, हर बात के लिए आपको डिक्शनरी खोलना पड़ता है। देखिए वह व्यक्ति जिसको स्कूल के बाहर रखा जा रहा था, वह आदमी ऐसी किताब लिखता है कि आज के जमाने में एक पन्ना भी पढ़ना है तो 10 बार आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। क्या सीख पाई होगी क्लासरूम के बाहर खड़ा रह के? आज अपने को सारी सुविधाएं मिलती है, पंखा बंद है तो अपन 5 मिनट रह नहीं सकते, देख लो अच्छा नहीं तो 5 मिनट नहीं रह सकते, झाड़ू करना भी अपना ये नहीं मानते, कर्तव्य नहीं मानते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यदि आगे जाना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपना करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके करके नहीं देगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो कोई भी रेज कर सकता है, कोई भी रेज कर सकता है, बट हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाट वे you tries to become a part of the solution, that is important. क्या आपको सिर्फ वैयक्तिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, आप अपने मित्र के लिए प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, आप अपने हाउस के लिए प्रॉब्लम, क्लासरूम के लिए प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं? तो ये सारी बातें बेटा बहुत सीखने लायक है। डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर बोलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं उन्होंने अविरत प्रयास करके भारतीय संविधान बनाया, लेकिन आपका एक व्हाट्सएप कमेंट इसको एक गतिशून्य बना सकता है, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन आप यदि उसको देखते हैं, पाते हैं, तो सही दिशा में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी यदि और 10 साल जिंदा होते तो ये जो परिवेश है, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिवेश, ये आज के झुंझलाहट के जैसा नहीं होता। आप एजुकेशन लेते हैं बट यू आर टेकिंग द एजुकेशन ब्लाइंड फोल्डली, एक अंधे दिशा की ओर जा रहे हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीजों का किसी को भार नहीं है, कहां जा रहे हैं? कल मैंने एक पेड न्यूज पढ़ी, पेड न्यूज में कहा था कि कोरोना काल में जो दवाइयां बनी है, टोरेंट, ग्लेनमार्क और ऐसी 5 कंपनियां, उन्होंने सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाया पूरा, जिसकी वजह से कई मौतें हुई। शायद डॉक्टर बी.आर. यदि जिंदा होते तो शायद वो इसका भी हल निकाल चुके होते कि दुनिया में आपको कुछ भी बनाना है तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आर्थिक सुदृढ़ता और बलवती होती और दुनिया में सबको राह दिखाती होती। तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी है जो अपने कार्यों से समाज को प्रबोधित करते रहे। उनके ऊपर बोलना आसान है, उनके लिए करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बात भी आनी चाहिए। अमरावती में लाइब्रेरी में कल से उनका एक इच्छा स्मरण करके एक प्रयोग चल रहा है, हर साल होता है, इस साल थोड़ा विशेष ढंग से मनाया जा रहा है। कल से वाचन स्पर्धा शुरू होगी। The students are studying in the library. Only they are getting the water. Only they are sipping the water. उन्होंने कोई अन्न नहीं लिया,
और आज शाम तक वो एक ही जगह पे बैठ के निरंतर अपने पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट। उन्होंने एक बोतल रखी है अपने पास में, उतना ही पानी पीएंगे वो, लेकिन उन्होंने वाचन स्पर्धा के रूप में उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती। ऐसे प्रण आप में भी आने चाहिए कि महानुभाव लोगों का जब भी जन्मदिन मरण तिथि मनाते हैं तब उसको फूलमाला तो जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसको इस प्रकार से भी आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी लॉन्ग आवर्स यू कैन रीड, हाउ मेनी लॉन्ग आवर्स यू कैन लर्न। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्यारे बच्चों, आज जो प्रोग्राम यहां पर हुए, सही में मैं तारीफ करता हूं जो प्रोग्राम है और जिस प्रकार से उनका निर्माल्य होना चाहिए, निर्मलता जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक उसी के जैसा एक प्रोग्राम आज का था। हल्के हल्के स्टेज पे डांस, हल्के हल्के शब्दों की गाने, बहुत आनंद आया। एक बार उनके लिए, सबके लिए ताली बजाइए। सबके भाषण भी बहुत अच्छे हुए हैं। अतुल सर को मैंने आज पहली बार वक्ता के रूप में सुना, बहुत अच्छे से। शायद उन्होंने दैट दे फील द कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम, और टाइम कंस्ट्रेंट में उन्होंने अपना एक कैलकुलेटेड लेकिन समराइज भाषण उन्होंने यहाँ पे दिया। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ इस बारे में। Before they started for the stage, he asked me in which language I speak. I asked him, speak in 2 languages. आपके सामने इंग्लिश बोलने का ये मतलब है कि हमको इंग्लिश आती है, ये नहीं बताना है। हमको नहीं बताना है कि आपको हमको इंग्लिश आती है। हमें ये बताना है कि हमारे बच्चों में इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए हम आपके ऊपर उस शब्दों को हैमर करते हैं। हम हिंदी भी बोले तो बहुत सजी सवरी हिंदी बोले, मराठी भी बोले तो सजी सवरी मराठी बोले, इंग्लिश भी बोले, जरूर गलतियां करें। आपकी गलतियां टीचरों के सामने होती है, और टीचर इज स्पेशली मेंट फॉर यू फॉर करेक्ट द मिस्टेक। सो यू यूज द improve your vocabulary. So by this you can do the very good thing for you, your family, for society, for nature. तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से सेलिब्रेट कीजिए। कल मेरे पास 2 पेरेंट्स हैं, they are explaining me the economics of their finance, what for they come and how much he spent. So I asked, मैंने बोला आप ये बात मेरे से फोन पे कर सकते थे, मेरा नंबर आपके पास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। चुप रहे। दूसरी बार मैंने कहा कि आपने कितना पैसा खर्च किया। एक ने बताया कि मेरे लगभग 900 रुपए खर्च हो जाएंगे, दूसरे ने बोला कि मेरे 800 रुपए खर्च हो जाएंगे। आई आस्क्ड बोथ, एक अपने अंकल को के भी पेरेंट थे। आई आस्क्ड बोथ, इतना खर्च किया आपने, आप हमसे फोन पे भी बात कर ले तो आपके जो भी डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैंने उनको ये अश्योर कर दिया था कि आप मेरे कोई नहीं, जो किसी को भी आप फोन करते तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने भी उनको थोड़ा सा मेरी ओर से बता दिया कि सर ये कि यही पैसा आप अपने बच्चों को अच्छी किताबें लेके दे सकते हैं, अच्छी किताबें लेके दे सकते हैं। वही पुस्तक कॉपी लेके आप दूसरों को दान कर सकते हैं। Those people who are deprived, जिनके पास कॉपी किताब पेन नहीं है, उनको इसी रुपए का कॉपी किताब पेन दीजिए। एक ने मुझे प्रॉमिस किया और दूसरे ने इमीडिएट बुक लाके दिया। While I was busy in the interview throughout the day, तो मैंने ये फर्क जाना। मैंने बोला, उन्होंने करके दिखाया। आज उन्होंने एक पुस्तक लाके दिया अपने बच्चे को, कल वो 4 पुस्तक देंगे। जो दूसरे पेरेंट्स हैं, मैंने बोला आप किसी को भी कॉपी पेन देंगे उसका एक फोटो मेरे को जरूर शेयर करना। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सर मैं कम से कम 200 रुपए के
4-6 कॉपी जितनी आती है उतनी और पेन में दूसरे को दूंगा। जब भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम आएगा, आपको एक ध्यान रखना, दान देना है, किताब कापी पुस्तक का दीजिए। बख्शीश देना है, किताब कापी पुस्तक का दीजिए। इससे ऊंचा कोई आपका एक धर्म नहीं होना चाहिए। अमरावती में मेरे नेटिव प्लेस में, जहाँ पे मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम 6 भाई थे, 6 भाई ने कंट्रीब्यूशन किया। 5 साल पहले पुस्तकें लाई। वो पुस्तक का एक ही रूल है, पढ़ने के लिए कोई भी ले जाओ, दूसरे को दे दो, उनको पढ़ने के लिए कहो। आज लगभग 47 बुक्स ऐसे हैं जो आज के वातावरण में रेयर बुक कहलाई है, ऐसी पुस्तकें। लेकिन हम लोगों को वहां पे जो भी है हमारे रिश्तेदार, उनको हम प्रेरित करते हैं कि भाई दूसरे को पढ़ने को दीजिए, और उसी में एक कागज बना के लगा दिया कि किस आदमी ने कौन से दिन से तक पढ़ी। तो ये करना चाहिए। आपका प्यार अपनी देवी देवताओं की ओर जरूर हो, लेकिन ये पुस्तकों के महानायक जो अपने सामने 3 लोग हैं, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने सर्वधर्म समभाव। अष्ट प्रधानमंडल को याद कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। उनके सारे हेड देखिए कौन थे, वो याद आ जाएगा। लेकिन आज के पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देखे तो वी आर बाउंड विद द डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ द कास्ट सिस्टम। वी हैव टू इरेडिकेट द कास्ट। इन लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में उनका एक अति बलवान योगदान था। जानते हैं वो जमाना क्या था जब सावित्रीबाई जी निकलती थी घर के बाहर, लोग उसको गोबर के गोले बना के मारते थे। क्यों? मैडम जो है वो प्रमोट करती थी एजुकेशन को, कि आओ सीखो, हम सिखाते हैं। ज्योतिराव जी अमीर थे, अपने बागवानी का क्षेत्र उनके पास भरा पड़ा था, लेकिन उनको अपने ऊपर ऐश करने का कभी भी सूझा नहीं। पर बच्चों, इनके ऊपर जो भी किताबें छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, इनके खाने का वर्णन देखिए, आपको और कुछ नहीं मिलेगा, कोई राजभोग थाली नहीं मिलेगी उनके खाने में। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक विशेषता भी देखिए, उन्होंने अपने कपड़े को कभी गंदा होने नहीं दिया और कोट पैंट के नीचे कभी पहना नहीं। उसके पीछे कारण भी कि दे वांट टू शो द टॉपनेस ऑफ देयर एजुकेशन बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड एट द टाइम ऑफ एजुकेशन। पर बच्चों, एक ही बात ध्यान में रखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो क्लास के बाहर खड़े रहते थे, जिसे भीमराव सकता था, क्लास के बाहर, क्लास के अंदर भी नहीं आने दिया जाता था, ब्लैक बोर्ड का उपयोग भी नहीं करने दिया जाता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो वह आदमी आज जन जन के मन में बसा हुआ, देश विदेशों में उनकी ख्याति है। एक अफ्रीकन गायक जो आज लड़कियों ने जो गाना गाया और डांस किया, वो अफ्रीकन सॉन्ग वाला है, आप देख लेना, कभी आप कभी घर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकन गायक है, उन्होंने वो गाना गाया है, वो नांदन नांदन जो बोला है ना, वो गाना उन्होंने गाया है, और एक जंगल में शूट किया है उन्होंने गाना। मतलब देखिए, अच्छाइयां बहुत जल्दी फैलती है, जब भी फैलती है वो लोगों के दिमाग में सर चढ़ के बोलती है। बुराइयां इससे ज्यादा गति से फैलती है, लेकिन विश्व का विनाश जो है जल्द से जल्द होता है।
क्योंकि लोग जब पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो ये बात उनके मन में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा प्रण कीजिए। आप सभी को IAS बनना है, आप सभी को डॉक्टर बनना है, आप सभी को इंजीनियर बनना है, लेकिन आप सभी को नामांकित बनना है। आप कोई क्लर्क ना बने, कोई जरूरत नहीं क्लर्क बनने की आपको नवोदय में पढ़ने के बाद में। बाबू साबू बनना आपका काम नहीं है। रीच टू द टारगेट विच इज हाई फॉर एवरीवन, विच सैल्यूट फॉर एवरीवन। I think week before I explained the one example when with the Maskey sir we reached to the district collector office where the girl from the Chhatrapati Sambhaji Nagar met with us. She bore in front of us. उन्होंने उनकी स्टूडेंट भी रही, एक स्टूडेंट देवरे सर का भी मिला वहां पे। दोनों ने मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि हम उनके पास बैठे रहे। They are eager to invite you people to अक्कलकुआ। उनके मन में ये भावना थी कि आप लोग हमको जल्द से जल्द हमको वहां पर बुलाएंगे। मैंने बताया था आपको कि मैडम डिप्टी कलेक्टर थे और देवरे सर का स्टूडेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर था। मैंने मैडम को देखा, मैडम ने एक ही बात बताई। हम दोनों बैठे थे वहां पे, हम फिर मैडम को ही सुनते रहे। मैडम ने जो बोलना शुरू किया तो बड़ी बेटा करुणा वाली स्थिति वहां पे आ गई थी। क्या थी करुणा? मैडम जब नवोदय में पढ़ रही थी औरंगाबाद में, उनके फादर वो गन्ना तोड़ने वाले थे, लेकिन उनका कारखाना बंद हो गया और गन्ना तोड़ने वाले लोग वो कपड़े का पाल बना के रहते थे। तब मैडम को प्रश्न आया कि अब मैं जाऊं कहां। उन्होंने नवोदय में संघर्ष किया और मैडम डिप्टी कलेक्टर बनी गई। एक आध दिन मस्के सर से ही सुनना उनकी स्टोरी, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो बेटा संघर्ष यह होता है, उन्होंने जीना सीखा, उन्होंने पढ़ना सीखा। और मैडम ने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पे आएगी, बच्चों के साथ बात करेगी। मैडम के पास घर नहीं था और उस तोड़ने वाले लोग जो है किस प्रकार से रहते आप सभी जानते होंगे, या एटलीस्ट हम तो भी देखते ही जाते आते यहाँ पे, कि ऐसा कुछ कपड़ा साड़ी वाड़ी लगा के घेरा बना देते हैं, ऊपर ऐसा कुछ तो उसका पाला डाल देते हैं और उसमें रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब वहीं पे करते हैं। तो उनकी यहाँ की बेटी आज डिप्टी कलेक्टर नंदुरबार में बैठी है। ये होती है क्रांति। मतलब यहाँ पे एक बात जरूरी है समझना, फिजिक्स के रूप में आपके लाइफ में फ्रिक्शन होना जरूरी है। फ्रिक्शन समझते हैं ना? क्या होता है फ्रिक्शन बताइए? घर्षण होना जरूरी है। यहाँ पे चेयर बांध के चलो रखी है, आप उसको खींचते हैं तो उसकी आवाज आती है। वो आवाज तभी आएगी जब वो फ्रिक्शन होगा। तो अपने जीवन में भी ऐसा फ्रिक्शन होना चाहिए, उसका साउंड आना चाहिए, साउंड ऑफ द इको, उसका साउंड आना चाहिए जो आजू बाजू के घर में, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में गरजना चाहिए, और वो साउंड आपके सक्सेस का होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन महामानवों को कभी मत भूलिएगा, इन्होंने आपको दिशा दिखा दी है। अपनी दशा करके मत लीजिएगा। आपका सर्वप्रिय मित्र पुस्तक है, आपका गुरु पुस्तक है, आपका भगवान पुस्तक है, आपका सब कुछ पुस्तक है। आपको भर भर के देगा वो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस आपके पैर के ऊपर आके गिरेगा। पर बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जब भी बोलते हैं तो बहुत सारा बोलने को होता है, लेकिन कुछ बात आप भी सीख लो। और मुझे लगता है बहुत सारी बातें आपके समझ में आई होंगी, उस प्रकार से व्यवहार करने का सोचिए। पुनश्च एक बार
मैं इन प्रतिमाओं को नमन करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।